अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल पढ़ेंगे। कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल इज डिफाइंड एज अ रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड continuous if it can assume all possible values in the possible range of the random variable। अब यहाँ पे रैंडम वेरिएबल की बात हो रही है। रैंडम वेरिएबल किसको कहते हैं? जो वैल्यूज वेरी कर रही होती हैं, जिसमें उस वेरिएबल को हम रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। क्या वेरिएबल वैसे भी किसको बोलते हैं? जिसमें वैल्यूज वेरी कर रही होती हैं। तो हम यहाँ पे अगर रैंडम वेरिएबल सपोज कर लेते हैं कि x है, देन x की जो डिफरेंट पॉसिबल रेंज में जो वैल्यूज लाई कर रही होती है, मींस अगर मैं कोई एक स्पेसिफिक रेंज ले लेती हूँ 1 to 2, इट मींस कि ये एक रेंज है ना, 1 से लेकर 2 तक वैल्यूज x में वैल्यूज लाई कर रही हैं। तो ये जितनी पॉसिबल वैल्यूज जो हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, एक रैंडम वेरिएबल में डिफरेंट वैल्यूज अगर हम एज्यूम कर रहे होंगे तो इस रैंडम वेरिएबल को हम कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल बोलेंगे, बिकॉज इसमें ऑल वैल्यूज एज्यूम कर रहे होते हैं। 1.0 भी वैल्यू इसमें लाई कर रही है, 1.1, 1.2, 1.3 अप टू सो ऑन 1.9 एंड 2.0, ये ऑल वैल्यूज इसमें इस रेंज में लाई कर रही होती हैं। इसलिए हम इसको कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल बोलते हैं, बिकॉज इसमें कोई भी वैल्यूज जंप के साथ नहीं है। जैसे हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे थे, पिछला जो हमारा टॉपिक था वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल था। और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में क्या होता है कि हम जैसे कॉइन को टॉस अगर करते हैं तो नंबर ऑफ हेड्स के जो अकर करने के चांसेस हैं वो कैलकुलेट कर रहे थे, या फिर वैसे सिंपल अगर हम सिर्फ नंबर ऑफ हेड को काउंट करना चाह रहे हैं और एक कॉइन को अगर हम टॉस कर रहे हैं और उसमें सिर्फ नंबर ऑफ या 10 टाइम भी अगर हम रैंडम कोई भी एक कॉइन को टॉस करते हैं और उसमें नंबर ऑफ हेड्स को हम अगर काउंट करना चाहते हैं तो हम 0, 1, 2, 3 मीन्स अगर हम काउंट करेंगे ना, काउंट में क्या होगा, जंप के साथ वैल्यूज होंगी। मीन्स इसमें बहुत सी वैल्यूज स्किप होती हैं, जंप के साथ हम वैल्यूज ले रहे होते हैं, इसलिए इसको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। जबकि जिस वेरिएबल में हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज ऑल वैल्यूज लाई करें उसको हम कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल बोलेंगे, क्योंकि हम कॉन्टिन्यूसली ऑल वैल्यूज इसमें एग्जिस्ट कर रही होती हैं। कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की कुछ एग्जांपल्स भी हैं। फॉर एग्जांपल जैसे प्राइस ऑफ अ कार, जैसे मैंने कहा था काउंटिंग जब हम कर रहे होते हैं नंबर ऑफ पर्संस को, एक्सीडेंट जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैं इन अ डे, इट मींस कि उसमें हम जब काउंटिंग कर रहे होते हैं तो जब भी किसी चीज को काउंट करते हैं तो हम 1, 2, 3 काउंट करते हैं, बीच में जो है वो वैल्यूज जंप के साथ हम ले रहे होते हैं। बीच वाली वैल्यू मींस काउंटिंग में ये नहीं होता कि 10.5 एक्सीडेंट्स हुए हैं, 2.5 एक्सीडेंट्स हुए हैं, इस तरीके से नहीं। इसी तरीके से प्राइस ऑफ अ कार की जो प्राइसेस होती हैं वो भी डिफरेंट वेरी कर रही होती हैं, डिफरेंट प्राइसेस वेरी कर रही होती हैं, कोई एक प्राइस नहीं होती। और इसी के तरह वेट की बात की जाए, वेट ऑफ अ पर्सन, तो ये भी वेट भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी का वेट अगर 50 kg है, 50.0 भी मिलेगा, 50.1 भी, 50.2 भी मिलेगा, 49.3 भी मिलेगा। तो इट मींस के वेट भी वेरी करता है। तो ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में आता है। लेंथ ऑफ अ ब्रिज की बात की जाए तो ये भी वैल्यूज वेरी कर रही होती हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, इंचेस में होती हैं, ठीक है। और क्योंकि हम मैयर कर रहे होते हैं ना, मींस आप ये भी कह सकते हो जो मैयरेबल वैल्यूज होती हैं डिस्क्रीट केस में हमारे पास कौन सी वैल्यूज होती हैं, जो जंप के साथ हम लेते हैं, ठीक है। दूसरा हम जो है वो सिर्फ काउंटेबल वैल्यूज होती हैं डिस्क्रीट के केस में काउंटेबल वैल्यूज लाई कर रही होती हैं। जबकि कॉन्टिन्यूस के केस में हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो काउंटेबल फॉर्म में नहीं बल्कि मैयरेबल वैल्यूज होती हैं, जिनको मैयर किया जा सकता है किसी भी मैयरिंग स्केल के थ्रू। अगर हम किसी चीज को मैयर करते हैं तो मैयरेबल जो वैल्यूज होती हैं वो हम कॉन्टिन्यूस केस में ले सकते हैं, मैयरेबल वैल्यूज। जैसे लेंथ को जो है वो मैयर करने के लिए कोई स्पेसिफिक स्केल हम यूज करेंगे ना, जिसके थ्रू लेंथ मैयर करेंगे। वेट के लिए वेटिंग मशीन यूज करेंगे, ठीक है। तो इट मींस कि ये जो मैयरेबल वैल्यूज होती हैं ये भी पॉइंट में भी एग्जिस्ट कर रही होती हैं, इस वजह से हम इसको कॉन्टिन्यूस केस में लेते हैं। द लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब की बात की जाए तो लाइफ टाइम भी यानी आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स में लाई करता है, पॉइंट में वैल्यूज इसमें भी लाई कर रही होती हैं ईच एंड एवरी पॉइंट से। अब अगर किसी पर्सन की हाइट हमने
मेजर करनी है, तो जाहिर है कि हर पॉइंट से गुजर के हम उसको सारी वैल्यूज एज्यूम करेंगे, फिर उसकी एक स्पेसिफिक हाइट होगी ना, जैसे 5 इंचेस है या 4.5.2 इंचेस है। एंड द एरिया ऑफ एन ऑफिस, ये भी इसमें भी लेंथ और हाइट को हम लेंथ और वेट को मल्टीप्लाई करके फिर एरिया कैलकुलेट करते हैं, तो एरिया भी जो है वो कॉन्टिन्यूस के केस में आता है। अब इसी तरीके से हम अगर बात करते हैं यहाँ पे कि डिस्क्रीट केस और कॉन्टिन्यूस केस में, एक तो डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि इसमें काउंटेबल वैल्यूज होती हैं, जबकि कॉन्टिन्यूस केस में मेजरेबल वैल्यूज होती हैं। इसके अलावा जो इनका फंक्शन होता है, जैसे डिस्क्रीट केस का कोई भी फंक्शन है, जैसे 2x, मैं सपोज 2x ले लेती हूँ या कोई भी फंक्शन ले लेती हूँ, मीन्स अब x की वैल्यूज यहाँ पे 0, 1, 2, जैसे ये x की डिफरेंट वैल्यूज हैं, ये फंक्शन है। तो ये जो डिस्क्रीट केस का फंक्शन है, इसको हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलते हैं। जबकि जो कॉन्टिन्यूस का जो फंक्शन है उसको हम पीडीएफ या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब हम कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। डेंसिटी फंक्शन मैंने अभी आपको बताया था कि जो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का फंक्शन होता है उसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं। इसको शॉर्ट में पी डॉट डी डॉट एफ, पीटीएफ भी बोलते हैं, स्मॉल लेटर में पी डॉट डी डॉट एफ, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अगर ये प्रॉपर्टीज, ये 5 प्रॉपर्टीज हैं, अगर ये प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी तो हम जो फंक्शन होगा उसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलेंगे, अदरवाइज वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नहीं होगा। नंबर 1 प्रॉपर्टी है, इट इज नॉन नेगेटिव, that is f of x greater than equal to 0 for all values of x। मीन्स हमारे पास जो भी फंक्शन होगा वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, उसके साथ नेगेटिव का साइन नहीं होगा, नेगेटिव में वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, बल्कि फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0, 0 से ग्रेटर वैल्यू ही देगा। इसके अलावा सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर हम टोटल एरिया कैलकुलेट करेंगे, और टोटल एरिया कैसे हमने कैलकुलेट करना है, उस फंक्शन को हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कोई भी फंक्शन जो गिवन होगा हमें कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का, उसको हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और लिमिट्स के साथ हमने, मींस लास्ट में हमने उनकी लिमिट्स भी पुट करनी है, जो भी स्पेसिफिक लिमिट्स हमें गिवन होंगी। अभी जनरल नोटेशन में तो हमने माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जो है वो लिमिट ली है, मींस माइनस इन्फिनिटी मींस यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करनी है और इन्फिनिटी अपर लिमिट पुट करनी है। इसकी जो रेंज है, जो भी रेंज स्पेसिफिक होगी उसके अकॉर्डिंग हम लिमिट्स पुट करेंगे, और जब फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट्स पुट करने के बाद ये हमारे पास इक्वल होना चाहिए 1 के, जो कि एरिया को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा थर्ड जो प्रॉपर्टी है, जैसे हम जब डिस्क्रीट केस में थे तो हम जब टोटल एरिया कैलकुलेट करते थे तो ऑल फंक्शन की जितनी वैल्यूज होती थी उनको ऐड कर रहे होते थे, जबकि कॉन्टिन्यूस फंक्शन में क्या होता है कि हम समेशन की जगह यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं। डिस्क्रीट के केस में हम जो फर्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी होती है वो सेम है, नॉन नेगेटिव वैल्यूज, वहां पे भी फंक्शन में नॉन नेगेटिव वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही होती हैं, मींस हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज होती है, नॉन नेगेटिव वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती, और जो फंक्शन होता है वो पॉजिटिव में होता है। और सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो भी सेम है, वहां पे भी टोटल एरिया हमने कैलकुलेट करना होता है, यहाँ भी टोटल एरिया हमारा होगा, लेकिन वहां पे हम क्योंकि डिस्क्रीट केस होता है इसलिए हम वहां पे इंटीग्रेट नहीं करते, वहां पे समेशन लेते हैं, फंक्शन की जितनी वैल्यूज होती हैं उन सबका समेशन लेते हैं, या जो प्रोबेबिलिटीज गिवन होती हैं उनको ऐड करके, उनको ऐड करने के बाद इक्वल टू 1 आना चाहिए। बट यहाँ पे जब हम करेंगे तो फंक्शन को हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और लिमिट पुट करने के बाद ये 1 के इक्वल आना चाहिए, तो ही हम उसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास x की वैल्यू कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो, c मींस कोई भी अगर कांस्टेंट वैल्यू x की होगी, या कोई भी हमारा पॉइंट अगर कांस्टेंट होगा और उसकी हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी तो हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, बिकॉज जो फंक्शन अगर तो वो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का फंक्शन है या रैंडम वेरिएबल है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेट करना होगा, और ये जो जिस पॉइंट के लिए हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं उस पॉइंट को हमने एज अ लिमिट यहाँ पे पुट करना है। पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन
हम लिमिट पुट करेंगे तो वो इक्वल टू 0 आएगा, बिकॉज सेम लिमिट होगी, सेम लिमिट हम जब फंक्शन में पुट करेंगे, फंक्शन सेम रहता है, उसमें जब लिमिट्स पुट करेंगे इंटीग्रेट करने के बाद तो वैल्यूज आपस में कैंसिल होके यहाँ पे 0 के इक्वल आएगा। और यहाँ पे c जो है वो कांस्टेंट वैल्यू, मींस अगर हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है 5 के लिए तो हम यहाँ पे अगर हमारा कोई भी फंक्शन होगा पहले हम उसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, देन हम उसमें 5 लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पहले पुट करनी है फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है, तो वो दोनों कैंसिल होके यहाँ पे 0 के इक्वल आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है, इफ वी टेक एन इंटरवल a to b it makes no difference whether end points of the interval are considered or not। मींस जैसे डिस्क्रीट के केस में होता है कि अगर हमें कोई वैल्यूज गिवन है, जैसे डिस्क्रीट के केस में होता है जैसे 50 to 30, 50 to 60 अगर हमारे पास ये रेंज हो गिवन हो, तो उसमें होता है डिस्क्रीट केस में हमारे पास इक्वालिटी अगर होल्ड करिए इट मींस हमने 50 को इंक्लूड करना है, और 60 के साथ यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही इट मींस 60 को हमने इंक्लूड नहीं करना। जबकि यहाँ पे क्या होगा कि इसमें फर्क नहीं पड़ता, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस में या कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम एंड पॉइंट्स को ऐड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, ये इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a टू b, a लेस देन x लेस देन b, ये इसके भी इक्वल हो सकता है, a लेस देन इक्वल टू x लेस देन b के भी इक्वल हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b के भी इक्वल हो सकता है। मींस इसमें एंड पॉइंट्स को का कोई फर्क नहीं पड़ता कि एंड पॉइंट्स को हम इंक्लूड कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी है, अगर हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है किसी भी स्पेसिफिक रेंज की, मींस a टू b कोई भी रेंज है, जैसे ये 50 टू 60 एक स्पेसिफिक अगर इस तरीके से कोई रेंज हो, ठीक है, तो हमने उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी, तो हम कैसे करेंगे कि पहले a टू b इट मींस कि ये इंटीग्रेशन हमने करना है विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेट करना है फंक्शन को विद लिमिट a टू b, हमने इसको इंटीग्रेट करना है, लिमिट पुट करने के बाद हम इसको इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। बट हम इस इंटीग्रेशन जो इंटीग्रेट है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस एफ ऑफ एक्स को हमने फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसकी लिमिट हम स्प्लिट कर देंगे माइनस इन्फिनिटी टू बी और माइनस इन्फिनिटी टू ए, मींस माइनस इन्फिनिटी टू बी जो अपर जो लिमिट है उसको लेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू बी मतलब अपर लिमिट में से हमने लोअर लिमिट वाली वैल्यूज को माइनस करना है, तो हम इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, पहले माइनस इन्फिनिटी टू बी लेंगे और फिर माइनस इन्फिनिटी टू ए लिमिट्स लेंगे, और इन दोनों के फंक्शंस को इंटीग्रेट करने के बाद माइनस कर देंगे, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी किसकी आएगी, ए टू बी पॉइंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब हम कॉन्टिन्यूस केस से रिलेटेड एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10.23 10 चैप्टर की 23rd एग्जाम्पल करेंगे। इसमें हमें फंक्शन गिवन है और फंक्शन है cx फॉर वैल्यूज ऑफ x 0 to 2 रेंज हमें गिवन है और इसके लिए हमें फंक्शन गिवन है। अब ये कॉन्टिन्यूस केस है इसलिए इक्वालिटी का साइन लेस देन के साथ इक्वालिटी का साइन हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता, हमने जो भी फंक्शन होगा जाहिर है उसको इंटीग्रेट करना होगा, तो हम लिमिट यही लोअर लिमिट हमारी 0 होगी और अपर लिमिट 2 होगी। अब इस फंक्शन में हमें a पार्ट गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है c फाइंड आउट करना है, जो c कांस्टेंट है यहाँ पे ये c फाइंड आउट करना है, सो दैट f ऑफ x इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, मींस फंक्शन हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है और उसके लिए हमें c फाइंड आउट करना है, और सेकंड जो b पार्ट है उसमें प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ जो फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1 की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है, और सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी 1 to 3/2 वैल्यूज के लिए हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ए पार्ट को, सॉल्यूशन जो है वो ए पार्ट का सॉल्यूशन करने से पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जब कॉन्टिन्यूस केस होता है तो इसमें इसको सॉल्व करने के लिए कॉन्टिन्यूस केस को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक मेथड है इंटीग्रेशन के थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा है मेथड एरिया बाय ज्योमेट्रिक डायग्राम मीन्स हम कोई भी ज्योमेट्रिकल एक डायग्राम बनाएंगे फिर उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे और उसके थ्रू हम
कॉन्टिन्यूज केस में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैं मेथड अप्लाई करूंगी वो है एरिया बाय ज्योमेट्रिक डायग्राम। एरिया बाय ज्योमेट्रिक मेथड के थ्रू हमने ए पार्ट में सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और अगर ज्योमेट्रिक मेथड के थ्रू वैसे भी देखा जाए तो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है उसकी ये प्रॉपर्टी है कि उसका जो एरिया है वो 1 के इक्वल होता है। एरिया 1 के इक्वल होता है, तो हमने यहाँ पहले यहाँ पे तो हमें बताया गया है कि जो फंक्शन है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है और हमने सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स हमारा एरिया 1 के ही इक्वल है, बट हमें यहाँ पे सी जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमें यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगाना होगा। अब एरिया का जो फॉर्मूला है वो हर जो शेप होती है उसके लिए डिफरेंट फॉर्मूला होता है। जैसे रेक्टेंगुलर का एरिया डिफरेंट होता है, जो ट्राइंगल है उसका एरिया डिफरेंट होता है। तो हमें यहाँ पे पहले डायग्राम बनानी होगी, फिर देखेंगे कि यहाँ पे एरिया का कौन सा फॉर्मूला लगता है। अब डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो हम एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यूज रख लेते हैं, ठीक है, और वाई एक्सिस पे फंक्शन की वैल्यूज हम रखेंगे, और एक्स एक्सिस पे जो हमने एक्स की वैल्यूज लेनी है वो हमें गिवन है। एक्स की वैल्यूज है 0 to 2। इट मींस जो फर्स्ट वैल्यू वो 0 है, 1 है एंड 2 है। अब टू 2 वैल्यूज हमारे पास 0 to 2 वैल्यूज हैं। और फंक्शन हमने यहाँ पे जो फंक्शन है वो हमें सी एक्स गिवन है। तो 0 से 2 तक देखें तो 0 से लेकर 2 तक ये पॉइंट भी गिवन है, और फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे अगर हमारी लाई करती है, ठीक है, हम यहाँ पे डॉट प्लॉट करेंगे और उसको पहले एक्स एक्सिस के साथ स्ट्रेट बाय स्ट्रेट लाइन हम ज्वाइन कर लेंगे एक्स एक्सिस के साथ, और फिर जो है वो सेकंड जो लाइन है वो हम इसकी ज्वाइन करेंगे 0 के साथ। तो ये शेप हमारे पास जो बन रही है वो ट्रायंगल शेप बन रही है। तो ट्रायंगल के जो फार्मूला है उसको हम यूज करेंगे एरिया का फार्मूला। जो ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला होता है वो इक्वल होता है हाइट मल्टीप्लाई बेस डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें हमने हाइट पहले कैलकुलेट करनी है एंड बेस कैलकुलेट करनी है। बेस पहले ले लेते हैं। बेस हमारी क्या होगी, ये जो नीचे वैल्यूज है एक्स एक्सिस पे ये बेस है 0 to 2 और ये हाइट है। तो बेस अगर देखी जाए तो बेस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो सेकंड वैल्यू जो लास्ट वैल्यू उसमें से लोएस्ट वैल्यू को माइनस करेंगे, 2 में से 0 को माइनस करेंगे, ये 2 हमारे पास बेस आ गए। अब हमने हाइट कैलकुलेट करनी है। तो हाइट अगर देखी जाए तो हमारे पास वैसे फंक्शन सी एक्स गिवन है, लेकिन हाइट को अगर देखें तकरीबन इतनी है जितनी बेस की है वैल्यू है, ठीक है, बेस जितनी है उतनी ही तकरीबन हाइट भी बन रही है। तो इट मींस कि हम इसको जो इसका पॉइंट होगा वो 2 लेंगे, एक्स का पॉइंट 2 लेंगे। वैसे हाइट अगर देखी जाए तो ये फंक्शन के इक्वल है ना, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है। तो फंक्शन हमें गिवन है सी एक्स, और इसमें जो हाइट इसकी जा रही है वो 2 पॉइंट तक, मतलब 2 एक्स का जो है वो एक्स का पॉइंट तो हमें गिवन है ना, एक्स के पॉइंट से ही हमने क्योंकि हाइट देखनी है, एक्स के पॉइंट से ही हाईएस्ट पॉइंट पे हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट आ रहा है। इट मींस कि हमने एक्स की वैल्यू 2 लेनी है, ठीक है, और सी एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे 2c जो हाइट की वैल्यू है वो 2c है, ठीक है। अब इसको हम एरिया के फार्मूला में पुट कर लेते हैं। एरिया के फार्मूला में हम इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। हाइट 2c है, हाइट की जगह 2c लिखेंगे और बेस की जगह 2 लिखेंगे। डिवाइड में 2 से कैंसिल हुआ, यहाँ पे 2c के इक्वल आया। अब जो एरिया हमने कहा था ये 1 के इक्वल है, बिकॉज ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। तो हम एरिया जो 1 के इक्वल है इसमें एरिया की वैल्यू पुट कर लेते हैं। एरिया हमने जो अभी कैलकुलेट किया वो 2c के इक्वल है, इसको 1 के इक्वल करेंगे। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा, ये c की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इस c की वैल्यू को फंक्शन में पुट करेंगे, ठीक है, फंक्शन में पुट करेंगे कि हमारे पास फंक्शन कंप्लीट हो जाए। बिकॉज यहाँ पे c जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम इसमें c की जगह 1/2 पुट करेंगे। तो ये जो फंक्शन है वो हमारे पास आएगा x/2 के इक्वल, और इसकी जो वैल्यूज हैं वो हैं 0 to 2 रेंज हमें गिवन है, और फंक्शन हमारे पास x/2 है। ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमने सी कैलकुलेट कर लिया। अब बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। बी पार्ट में हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी को। तो बी पार्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें सबसे पहला जो पार्ट है उसमें प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है x लेस देन 1 के लिए। मींस अब पहले हमारे पास x की वैल्यू 0 to 2 लाई कर रही थी, बट हमें अब जो प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है वो 1x की जो वैल्यूज हैं जो 1 से लेस हैं, ठीक है, 1 से लेस का जो एरिया है ना उसकी प्रोबेबिलिटी हमें वो एरिया रिक्वायर्ड है, ये उसकी प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है। एरिया की बात करें या प्रोबेबिलिटी एक ही चीज है, सेम थिंग है। इट मींस कि हमें एरिया कैलकुलेट करना है। हम जहाँ पे ज्योमेट्रिक मेथड के थ्रू कर रहे हैं, ज्योमेट्रिक डायग्राम मेथड के थ्रू, इसलिए हम पहले डायग्राम
कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो डायग्राम के लिए हमने उसी तरीके से एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यूज लेनी है। डायग्राम में हमने उसी तरीके से डायग्राम में हमने पहले एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यूज लेनी है और वाई एक्सिस पे फंक्शन की वैल्यूज लेनी है, ठीक है। तो और एक्स की वैल्यूज वैसे तो 0, 1 एंड 2 है, मींस अगर फंक्शन जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू 0 to 2 वैल्यूज हैं, लाई कर रही हैं 0 to 2। अब हमने जो एरिया अगर पहले जो हमारे पास डायग्राम बन रही थी मेन फंक्शन की, वो डायग्राम ये इस तरीके से हमारी बन रही थी, 0 से लेकर ऐसे डायग्राम बन रही थी। लेकिन हमें तो 1 से लोअर का जो x की वैल्यूज हैं, 1 से जो लोअर का एरिया है वो हमें रिक्वायर्ड है, उसकी प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है। तो इट मींस हम 1 से यहाँ पे 1 के लिए यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको शेड कर लेंगे। हमें ये वाला एरिया रिक्वायर्ड है, 1 से लो जो एरिया है ये रिक्वायर्ड है, और इसको हम प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं, जो एरिया है उसको प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं, ये हमें एरिया रिक्वायर्ड है। तो अब हम यहाँ पे ज्योमेट्रिक मेथड के थ्रू देखें तो ये भी ट्रायंगल ही बन रही है। तो हमने ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला यूज करना है, हाइट मल्टीप्लाइड बाय बेस डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे बेस हमारी चेंज हो चुकी है बिकॉज हम सिर्फ 1 से बिलो एरिया की बात करें, तो बेस हमारी यहाँ पे होगी 1 माइनस 0, 1 के इक्वल, और हाइट, अब हमारे पास जो फंक्शन है वो x बाय 2 है, ठीक है। तो x बाय 2 फंक्शन के लिए जो हमारी जहां पे जो बेस बन रही है, बेस में देखें तो हाइट भी इसकी तकरीबन 1 के इक्वल ही आ रही है ना, मतलब ये वाला एरिया, ये जो बेस, जितनी बेस है उतनी ही ये हाइट भी बन रही है, ठीक है। तो इट मींस कि हमने यहाँ पे जैसे पहले किया था x बाय 2 जो हाइट है वो फंक्शन के इक्वल है, और फंक्शन x बाय 2 है ना, यहाँ पे फंक्शन भी लिख लेते हैं, हम दोनों चीजें लिख लेते हैं कि हाइट जो है वो यहाँ पे देखा जाए तो फंक्शन के इक्वल है और फंक्शन x बाय 2 के इक्वल है, और इसकी हाइट तकरीबन 1 ही बनती है, पॉइंट इसका 1 ही बनता है। तो हम यहाँ पे ये हाफ पॉइंट ले रहे हैं ना, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय 2, x की जगह 1 पुट करेंगे तो हाइट 1 बाय 2 बनती है। अब हम इसको एरिया के फार्मूला में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, हाइट मल्टीप्लाइड बेस डिवाइडेड बाय 2, एरिया आएगा हमारे पास, हाइट है 1 बाय 2 मल्टीप्लाई बेस 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 बाय 2, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर वाला 1 बाय 2 नीचे आ गया, 1 बाय 4 के इक्वल है। ये जो एरिया की वैल्यू है, ये एरिया हमारे पास आया है, जिसको हम, ये जो एरिया है ये प्रोबेबिलिटी है ना, x लेस देन 1, जो 1 से लेस का जो एरिया है, ठीक है, इसको हम प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 बाय 4 आई है। अब हम सेकंड जो इसका पार्ट है वो सॉल्व करेंगे, मींस हमें प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है 1 बाय 2 टू 3 बाय 1 बाय 2 टू 3 बाय 2। तो अब हमें दोबारा से डायग्राम को देखना है। डायग्राम में हम मेन जो पहले डायग्राम हमारी थी वो है एक्स पे हमने एक्स एक्सिस पे वैल्यूज लेनी है जैसे पहले ली थी 0, 1 एंड 2, एंड वाई एक्सिस पे हमने फंक्शन की वैल्यू लेनी है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये जो डायग्राम हम पहले से बनाते आ रहे हैं मेन फंक्शन की, वो पहले बना लेते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि हमें एरिया किसका रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब हमें जो एरिया रिक्वायर्ड है, जो हमें पॉइंट्स गिवन है 1 बाय 2 से लेकर 3 बाय 2 तक, तो 3 बाय 2 को अगर आप डिवाइड करो तो जो 3 बाय 2 है, ठीक है, इसको अगर डिवाइड करें 1 बाय 2 को तो 0.5 बनता है तकरीबन। तो 0.5 तकरीबन आप समझ लें यहाँ पे 1 बाय 2, यानी ये 0 है ना, ठीक है, और ये 1 है, तो 0 और 1 के दरमियान में ये पॉइंट बनता है। 1 बाय 2 को डिवाइड करें तो आपको ज्यादा आइडिया हो जाएगा, मीन्स आपने इसका हाफ करें तो ये पॉइंट यहाँ पे एरिया बनता है। तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस पॉइंट पे, ये 1 बाय 2 है, ठीक है। और 3 बाय 2 को अगर हम डिवाइड करें तो 3 बाय 2 का तकरीबन 1.5 आता है, तो 1.5 1 के बाद यहाँ पे लाई कर रहा होगा ना, तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इट मीन्स ये 3 बाय 2 है, ये 1 बाय 2 है, तो हमें ये जो बीच का एरिया है ना वो चाहिए, मीन्स उसके बीच के एरिया की प्रोबेबिलिटी चाहिए। प्रोबेबिलिटी को हम एरिया भी बोल सकते हैं। तो हमें ये वाला जो एरिया है ना
इसकी प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है या ये एरिया रिक्वायर्ड है, हम एरिया भी बोल सकते हैं, ये एरिया रिक्वायर्ड है या इसकी प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है। तो हम पहले क्या करेंगे, अगर 2 पॉइंट्स हमें गिवन होंगे तो सबसे इजी मेथड अगर देखा जाए तो वैसे अगर पूरी डायग्राम को देखें तो ये ट्राइंगल शेप की है, ठीक है, बट मैंने कहा था ना आप डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम में आपको आइडिया होगा कि आपकी शेप क्या बन रही है और उसके अकॉर्डिंग एरिया का फॉर्मूला लगाना है। इस पूरे डायग्राम में तो ये ट्राइंगल बन रही है, प्रीवियस वाला जो पार्ट था उसमें भी जो एरिया हमने हाफ किया था वो भी ट्राइंगल शेप का था, बट अभी जो हमें एरिया रिक्वायर्ड है ना ये वाला एरिया, ये ट्राइंगल शेप नहीं है, ठीक है, ये हमारे पास आप कह सकते हो कि ट्राइंगल शेप नहीं है, ये ट्रेपेजाइडल शेप बन रही है। तो ट्रेपेजाइडल जो शेप होती है, ट्रेपेजाइड शेप होती है, उसमें यही होती है 2 लाइंस आपस में, यानी ये वाली 2 लाइंस पैरेलल्स हैं, ठीक है। तो इट मींस कि हमने इसमें एरिया का फार्मूला डिफरेंट लगाना है बिकॉज ये डिफरेंट एरिया शो कर रहा है, ये डायग्राम डिफरेंट है। तो ट्रेपेजाइड जो शेप होती है उसका एरिया का फार्मूला किसके इक्वल होता है, एवरेज हाइट मल्टीप्लाइड बेस, एवरेज हाइट मल्टीप्लाई बेस, ठीक है, ये फार्मूला होता है ट्रेपेजाइड शेप का, ठीक है। ये शेप कौन सी है, ट्रेपेजाइड, ये ट्रेपेजाइड शेप है और ट्रेपेजाइड जो है वो शेप का एरिया का फार्मूला होता है एवरेज हाइट मल्टीप्लाई बेस। इट मींस कि हमने पहले तो बेस कैलकुलेट करनी है और साथ में हमने एवरेज हाइट कैलकुलेट करनी है। तो बेस हम देख लेते हैं, पहले बेस कैलकुलेट कर लेते हैं। बेस उसी तरीके से जैसे पहले हमने की थी, तो बेस ये है नीचे वाला जो हमारा पार्ट है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे ये बेस है, तो हम बेस कैलकुलेट कर लेते हैं जैसे पहले की थी। अपर वैल्यू में से हमने अपर पॉइंट में से लोअर पॉइंट को माइनस करना है, तो हमारी बेस आ जाएगी 3/2 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो ये तकरीबन एलसीएम आएगा 3 - 1/2 और इसको माइनस करेंगे तो ये बनता है 2/2 मींस इसको कैंसिल करें, 2/2 को कैंसिल करें तो ये 1 के इक्वल आता है, ठीक है। ये बेस आ गए। अब हमने एवरेज हाइट कैलकुलेट करनी है। एवरेज हाइट मींस हमने जो हाइट में जो वैल्यूज हैं उनकी एवरेज लेनी होगी और एवरेज हाइट का जो फॉर्मूला है वो भी लिख देती हूँ, मींस सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें हमने क्या करना है कि जो पैरेलल साइड्स हैं, ये 2 पैरेलल साइड्स है ना, इट मींस कि हमने इन पैरेलल साइड्स को पहले ऐड करना है फिर 2 पे डिवाइड करना है। तो हमें जो पैरेलल साइड्स हैं उनकी वैल्यू जाहिर है उनके जो पॉइंट्स हैं उनको फंक्शन में पुट करना पड़ेगा, मींस फंक्शन की जो वैल्यू है उसमें 3/2 पुट करेंगे, पहले अपर वैल्यू फिर लोअर वैल्यू को पुट कर लेते हैं। वैसे ये ऐड हो रही है तो चाहे पहले लोअर वैल्यू को अपर वैल्यू को बाद में पुट करें, लोअर को पहले पुट कर लें, इससे फर्क नहीं पड़ता। इसको फंक्शन पुट करके इन पॉइंट्स को हम पहले इनकी फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, देन उनकी वैल्यूज को ऐड कर लेंगे, ठीक है, पैरेलल साइड्स को। अब फंक्शन में क्यों पुट करें, क्योंकि हाइट जो है वो फंक्शन के इक्वल है ना, इसकी जो हाइट है वो क्या है, क्योंकि वाई एक्सिस पे तो हमने फंक्शन को लिया था और फंक्शन की जो है वो फंक्शन जो है वो हमारे पास यहाँ पे था x/2, तो x/2 में हमने जाहिर पॉइंट्स क्या पुट करने हैं, पहले 2 पॉइंट्स होंगे तो उनकी एवरेज लेंगे, तो इस वजह से हम पहले इनमें पॉइंट्स पुट करेंगे, 3/2 और 1/2 दोनों पॉइंट्स पुट करेंगे फिर उनकी एवरेज लेंगे। अब इनमें हम पॉइंट्स पुट कर लेते हैं। अब 3/2 को अगर कैलकुलेट करें तो x/2 फंक्शन है हमारा, इसमें हमने 3/2 को पुट करना है तो ये बनेगा तकरीबन 3/4 और 1/2 जब फंक्शन में पुट करेंगे, फंक्शन की वैल्यू x/2 है, इसमें 1/2 हमने पुट करना है, डिवाइड में 2 है ऑलरेडी तो ये 1/4 बनेगा। अब ये 2 पॉइंट्स आ चुके हैं, इनको हम सब्सटीट्यूट कर लेंगे एवरेज हाइट के फॉर्मूला में, एवरेज हाइट इसमें हम पुट कर लेते हैं। पहले जो पॉइंट बन रहा है 3/4 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 2, तो इस ऊपर वाली वैल्यूज को देखें तो एलसीएम लेंगे, ये इक्वल होगा 3 + 1/4 डिवाइडेड बाय 2, 3 + 1 4/4 डिवाइडेड बाय 2, ये कैंसिल करेंगे तो 1/2 के इक्वल ये वैल्यूज आएंगे हमारे पास। अब हमने एरिया का एवरेज हाइट कैलकुलेट कर लिया, ठीक है।
अब हमने एरिया के फार्मूला में इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। एरिया का फार्मूला हमारा था, दोबारा लिख लेती हूँ, एवरेज हाइट मल्टीप्लाइड बाय बेस। ठीक है, तो एवरेज हाइट हमारी आई है 1/2 और बेस आई है, जो बेस हमारे पास थी वो 1 के इक्वल आई है। और इसको हम जब पुट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, वैल्यूज जो आई हैं 1/2 आई हैं। इट मीन्स जो एरिया आया है और वो एरिया किसके इक्वल था, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2 एक्स लेस देन 3/2 के इक्वल था, और ये एरिया आया है 1/2 के इक्वल। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका।